हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि आज मैं आप लोग के साथ यूजीसी नेट 2019 के पेपर लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल कम्प्लीटली एनटीए यूजीसी नेट के लिए है और इसमें पेपर 1 की हर एक बात की चर्चा होगी, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो या फिर टीचिंग मैथोडोलॉजी हो या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन हो, गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चंस हो, रीजनिंग से कोई क्वेश्चंस हो। धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और इसमें पुराने 10 साल के पेपर को भी अपलोड किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं सबसे रिसेंट पेपर अपलोड कर रही हूँ जो कि एनटीए यूजीसी नेट का है। तो हम सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग को एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि ये पेपर मेरा ही है, दूसरे का नहीं है। ये एग्ज़ाम मैं ही दी थी और मेरा जेआरएफ क्रैक हुआ था इस एग्ज़ाम को देने से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो वही पेपर है जो पेपर मैं दी हूँ। तो मैं पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट करती हूँ, तो आपको पेपर इंग्लिश में मिलेंगे, कहीं कहीं पे हिंदी में भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हिंदी में हैं और कौन से क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, द टाइम फ्रेम इन विच ए स्टडी एक्सप्लोर्स ए सिचुएशन और प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड द रिफरेंस पीरियड, एज, लॉन्गिट्यूडिनल या फिर रेट्रोस्पेक्टिव टाइम। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि द फ्रेम इन विच ए स्टडी एक्सप्लोर्स ए सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड द रेफरेंस पीरियड। इसका मीनिंग ये है कि जो भी आप स्टडी करते हैं उसे जब आप एक्सप्लोर करते हैं, उसकी जो भी सिचुएशन होगी, जो भी उसकी स्थिति होगी या उसकी जो समस्या होगी, उसे क्या कहा जाता है, तो उस समस्या को हम रेफरेंस पीरियड कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल्स। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, दैट मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का, तो उसमें कौन सा सही एग्जाम्पल होगा। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए आपका सही एग्जाम्पल होगा एप्टीट्यूड टेस्ट्स। सो क्वेश्चंस इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं, मैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रही हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच ए रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड ए सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च पैराडिगम। तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर का 2 नंबर, दैट मीन्स कि रिसर्च डिजाइन। अगर आप कोई भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को अपने रिसर्च में कंडक्ट करते हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को अगर आप अपने रिसर्च में कंडक्ट करते हैं तो उसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड रिएक्टिव अफेक्ट, मैच्योरेशन अफेक्ट, रिग्रेशन अफेक्ट और फिर कंडीशनिंग अफेक्ट। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि रिग्रेशन इफेक्ट। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 पॉइंट रिस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर एक रिस्पोंडेंट में शिफ्ट एटीट्यूड हो रहा है तो उसके जो 2 पॉइंट होंगे उनके ड्यूरिंग जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, तो इन दोनों के बीच रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम रिग्रेशन इफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज या हर पर्सपेक्टिव इन ए कोर्स स्टडी। इसका मैं ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, सीधा आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1। हाँ, 5 का राइट आंसर है 1, यहाँ ऑप्शन में 1 है, यानी कि 1, 3 एंड 4 वॉज द राइट आंसर। तो लर्नर्स कमिटमेंट, थर्ड नंबर है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर एंड 4 नंबर इज द स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया। इसमें यह पूछा जा रहा है कि अगर एक लर्नर
कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इन्फ्लुएंस होता है या जो पर्सपेक्टिव है कोर्स ऑफ स्टडी के, उसमें कौन कौन सा चीज़ इंक्लूडेड होना आवश्यक है। तो लर्नर्स कमिटमेंट होना चाहिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में, तभी बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर होना चाहिए, जो भी लोग आपको सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनका एक अच्छी नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया, जो भी आप एरिया ले रहे हैं उसमें उनका स्किल होना बहुत आवश्यक है। तो here is the 5 number questions and next we are moving to the 6 number questions. So here is the 6 number questions and the question was the major characteristic of correlation analysis is to seek out. तो 6 का डायरेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ 3 नंबर होगा, यानी कि एसोसिएशन एमंग वेरिएबल्स वाज द राइट आंसर। कोरिलेशन यानी कि द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, यानी पूछा जा रहा है कि कोरिलेशन एनालिसिस के जो मेजर चरित्र होंगे उसको हमें बताना है। तो एसोसिएशन एमंग वेरिएबल्स वाज द राइट आंसर। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस क्वेश्चन वाज विच ऑफ द स्ट्रेटेजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विथ डायरेक्ट टीचिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्ट टीचिंग के साथ कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज इस एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें से कुछ आंसर सही हैं और ये करेक्ट चूज दी करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 3, दैट मीन्स 7 का राइट आंसर है 3, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 1, 4 एंड 5। तो 1 हो जाएगा प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, 4th हो जाएगा गिविंग रिव्यूइंग एंड रिकैपिचुलेशंस एंड द 5 वाज द ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक। दीज आर द राइट आंसर्स। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 was from the list given below identify those questions which are called processor rather than content based questions। इसका मतलब ये हो रहा है कि नीचे जो भी दिए हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज्ड क्वेश्चन, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा कॉल्ड प्रोसेस क्वेश्चन है ना कि कॉन्टेंट बेस्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8 नंबर का 4 नंबर, दैट मीन्स कि डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, concept based questions and the open question was the processor content question। ठीक है, process content question। we are moving to the next question, question number 9 is from the list given below identify those which are called नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप लोग को मालूम होगा कि सैम्पलिंग से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी सैम्पलिंग है ये सबको पढ़ ले, इसमें से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सिंपल रैंडम हो, डायमेंशनल सैम्पलिंग हो, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो, क्लस्टर सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इन 4 में से ये 3 हमेशा पूछा जाता है और एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इससे भी हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अच्छे से पढ़िए और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी अच्छे से पढ़िए और साथ में ये 3 से मैं क्वेश्चन 4 से हमेशा सैम्पल से, क्लस्टर, कोटा और स्ट्रेटिफाइड से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 9 का राइट आंसर है 4 नंबर, डायरेक्ट आंसर की ओर मैं चल रही हूँ। 9 का 4 आंसर है, दैट मीन्स कि 2nd, 3rd एंड 5th वाज द राइट आंसर। सेकंड में है डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है The performance of a student is compared with another student is type of testing। यानी कि अगर एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसे हम किस प्रकार का सैम्पलिंग कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग, उसे हम कहेंगे नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग। अगर हम एक स्टूडेंट को दूसरे, मान लीजिए कि ये एक स्टूडेंट है और ये भी एक स्टूडेंट है, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे नॉर्म रिफरेंस टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर आपका आ जाता है कम्प्रीहेंसन। कम्प्रीहेंसन मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो पेपर को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेव कर ली थी, ताकि अगर मैं कल दिन मैं ही इस कम्प्रीहेंसन को पढ़ूं और मुझे अगर कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो मैं इसे हिंदी में भी चेकआउट कर सकूं।
तो कम्प्रीहेंसन ऐसे इंग्लिश में बहुत ही ईजी है, मैं कम्प्रीहेंसन नहीं पढ़ूंगी, बट आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि कम्प्रीहेंसन को ज़रूर पढ़ें। अगर कम्प्रीहेंसन पढ़ेंगे और कम्प्रीहेंसन सॉल्व करेंगे तभी जाके वहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कम्प्रीहेंसन मेरे 5 सही हुए हैं, वो इसलिए सही हुए हैं क्योंकि मैं कम्प्रीहेंसन की प्रैक्टिस की थी, और अगर प्रैक्टिस ना भी कम भी करती हूँ तो मुझे क्वेश्चंस आंसर निकालने अच्छे से आते हैं। तो देखिए कम्प्रीहेंसन का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फेलो देयर ओन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 नंबर का 2, यानी कि रिदम। राइट आंसर वॉज रिदम। और देखिए यहाँ पे मेरे आंसर सही होंगे, 11 का 2 मैं बताई हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं 11 का 2 ही लिखी होंगी। सी 11 का 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जो कि मैं हिंदी में भी आप लोग के साथ, जस्ट ए सेकेंड, आप लोग के साथ हिंदी में भी शेयर कर दे रही हूँ। ये लीजिए, ये आपका कम्प्रीहेंसन रहा। थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मेरी फ़ोन एकदम ही डैमेज हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोन को हिला नहीं सकती, अदरवाइज़ ये स्विच ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लें। 12 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल में मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया के परिणामों का अध्ययन किया जाता है ताकि अब आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, 3 नंबर, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ भी मैं 3 नंबर बताई हूँ, यहाँ भी 3 नंबर ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन जियोग्राफी पैटर्न स्टडीज द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन ए फेनोमेनन एट ए पर्टिकुलर स्केल वॉज द राइट आंसर। यहाँ भी देखिए मेरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 14 नंबर, किसी विमान यात्री द्वारा खिड़की से बाहर देखा गया दृश्य निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होगा। तो ये क्वेश्चन बनाने से मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या करूँ, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज था, बट फिर भी आंसर तो आपको पैराग्राफ से ही ढूंढना है, अपने मन से तो ढूंढना नहीं। तो वहाँ पे मुझे मापनी मिला और मैं मापनी को सही की, और फाइनली ये क्वेश्चन मेरा मापनी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 15 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन का, द अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विथ अदर एलिमेंट्स कैन बी सीन बाय ए पैसेंजर ऑन ए फ्लाइट ऑन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का 2 नंबर, ऑन ए कॉन्टिनेंटल स्केल। और यहाँ भी देखिए मेरा राइट आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ एन इंटीगर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 2 नंबर, जो कि है 26/5। ये आप लोग मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंस इज, यानी कि सीक्वेंस यहाँ पे पूछा है। 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, देन लैंग्वेज, देन सोसाइटी एंड देन सिविलाइजेशन। सो कम्युनिकेशन का सीक्वेंस क्या होगा, कम्युनिकेशंस का जो कॉन्टेक्स्ट है उनका सीक्वेंस क्या होगा, ये पूछा है। तो कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, 3rd वाज द राइट आंसर। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द क्वेश्चन नंबर 18, right? Yeah. So 18 number question is, mass media do not have predetermined functions for everyone and people use them the way they like. This is suggestive of the fact that audience are active. तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और ये क्वेश्चंस कह रहा है कि मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शन, दैट मीन्स कि मास मीडिया के पास जो है कोई भी प्री डिटरमाइंड फंक्शंस नहीं है सभी लोगों के लिए। सभी लोगों मतलब कि जितने भी एवरीवन एंड पीपल, हम लोग जो मनुष्य हैं, उनके लिए मास मीडिया के पास कोई भी प्री डिटरमाइंड फंक्शन नहीं है, और वो लोग उसे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। दे इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ऑडियंस आर एक्टिव, दैट मीन्स कि ऑडियंस जो है एक्टिव है। 18 का ए वॉज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो रीजनिंग है। इन रीजन इज कोडेड एज 5, देन गवर्नमेंट एज 9, देन व्हाट इज द कोड ऑफ एक्सीडेंट। तो बहुत ही सिंपल रीजनिंग था। इसको गिनिए 5 होगा, इसको गिनिए 9 होगा, और जब एक्सीडेंट को आप गिनेंगे तो ये आपका 7 होगा। देखिए रीजन 5 है, गवर्नमेंट 9 है, एक्सीडेंट जो है आपका 7 है। तो बहुत ही ईजी रीजनिंग पूछा था।
क्वेश्चन नंबर 20 है संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25%. इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹175 देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 10%. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. क्वेश्चन पूछा गया कि संजय जो है अपने हानि पे एक 25% की हानि पे एक आर्टिकल को बेचता है. इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड, जब सेल होने लगा तो उसकी जो है प्राइस इंक्रीज हो गई के यानी कि बढ़ के 175 हो गई. तो अब जो है वो 10% गेन कर रहा है. तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो अभी जो है वो आर्टिकल की प्राइस क्या होगी ये आप लोग को बताना है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी कि 500 वाज द राइट आंसर. 500. वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 21 इज when subject and predicate of both the premises are the same but they differ in quality only, it is known as contraries. और ये क्वेश्चंस मैं इसलिए सही कर पाई क्योंकि मैं ये रट के गई थी. रट के यानी रट के पुराने क्वेश्चन में पेपर देखिएगा सेम यही क्वेश्चंस रिपीट किया गया है. और यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी यहाँ पे व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट की बात हो रही है, प्रीमाइसेस की बात हो रही है, तो प्रीमाइसेस से हमेशा एक क्वेश्चंस पूछा जाता है. और वो प्रीमाइसेस आपके हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज, सब अल्टर्न हो गए, कॉन्ट्रारिडीज हो गए. तो ये सबको आप पढ़ के जाइए कि कॉन्ट्राडिक्टरीज क्या होते हैं, सब अल्टर्न क्या होते हैं, कॉन्ट्रारिडीज क्या है. तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. तो 21 का राइट आंसर हो गया कॉन्ट्रारिडीज. क्वेश्चन नंबर 22 है गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस Given below are two premises with 4 conclusions drawn from them. Which of the following conclusion could be validly drawn from the premises? तो यहाँ पे premises दिए हुए हैं और conclusion दिए हुए हैं, यानी कि ये आपका सिलोलिज्म, इसको हम लोग सिलोलिज्म रीजनिंग बोलते हैं, जिसे हम लोग ऐसे बनाते हैं कि सम बैग्स आर टेबल्स एंड ऑल बैग्स आर टेबल्स. इस तरह से जो रीजनिंग बनाया जाता है. तो सम टेबल्स आर चेयर्स, इस तरह से. ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का 1 नंबर यानी कि ए एंड सी वॉज द राइट आंसर. तो सम टेबल्स आर चेयर्स वॉज द राइट एंड सम चेयर्स आर बैग्स वॉज द राइट आंसर. सो 22 का ए वॉज द राइट आंसर. ए एंड सी याद रखिएगा, ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 23 है. क्वेश्चन नंबर 23 है मैच करना है सेट 1 को सेट 2 से. तो सेट 1 आपका है ऑडियो को मैच करना है. तो ऑडियो किस चीज़ से मैच होगा, ये क्वेश्चंस हमेशा एनटीए नेट में पहले भी पूछा गया है. तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता देती हूँ. 23 का 3 वाज दी राइट आंसर, यानी कि ऑडियो को हम मैच करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ और एडवर्टाइजिंग को हम ऐड करेंगे नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन के साथ. और इंटरनेट को सभी जानता है कि बैंडविड्थ के साथ मैच करेंगे. और ये देखिए 3 का एक ही ऑप्शन है, तो अगर कोई भी इंटरनेट को जानता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बना लेगा. और न्यूज़पेपर को हम मैच करेंगे लिनियर कम्युनिकेशन के साथ. तो 23 का 3 वॉज द राइट आंसर. 4 3 1 2. क्वेश्चन नंबर 24 है इफ प्रोपोजिशन ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकन टू बी ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस कैन बी फॉल्स. तो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं, ये भी रीजनिंग के ही अंतर्गत गिना जाता है. यानी कि ऐसा पूछ रहा है कि ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, अगर इसको हम सत्य मान ले तो प्रोपोजिशंस कौन से प्रीपोजिशन इसमें से फॉल्स माने जा सकते हैं. तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी कि 1 2 3 को फॉल्स मान सकते हैं. दैट मीन्स कि रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल एंड नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल वॉज द राइट आंसर. 24 का 3 होगा सही आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 25 नंबर, और कल मैं इसके जब भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो इसके पार्ट 2 आप लोग के साथ शेयर करूंगी. ए कस्टमर राइट्स टू ए बैंक काइंडली सेंड मी ए स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन्स इन माई सेविंग्स बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड मैसेज. तो ये आपका हो गया किस चीज़ से कम्युनिकेशन, किस चीज़ से क्वेश्चन, ये आईसीटी से हो गया. इसमें पूछ रहा है कि ये कस्टमर जो है बैंक को एक लेटर लिखता है कि मेरे जो 3 महीने के जो भी सेविंग अकाउंट है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो लास्ट 3 महीने के ट्रांजेक्शन्स के उनको क्या चाहिए,
एक स्टेटमेंट चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड, तो इस तरह का कम्युनिकेशन को हम मैसेज कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन से भी आप क्वेश्चन इसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इनपुट है, आउटपुट है, फीडबैक है, मैसेज है, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन इसमें माना जाएगा। तो मैसेज वॉज द राइट आंसर, 25 का 2 वॉज द राइट आंसर। कल हम आप लोग के साथ पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 लेके आएंगे। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि जिसने भी हमारे चैनल को A to Z फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और NTA UGC नेट से हर एक खबर यहाँ पे मिलेगा। एक बात मैं लास्ट में जाते जाते बता देती हूँ कि 15 से 20 जून में जो है NTA नेट की एग्ज़ाम होने वाली थी, बट ड्यूरिंग कोविड-19 ये स्थगित हो गया है और नया डेट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही नया डेट आएगी मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विद दी अदर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।